मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं। तो मालन पुल का आज सीएम धामी लोकार्पण करेंगे। 26 करोड़ की लागत से ये पुल बना है। 40,000 की आबादी को इस पुल के बनने के बाद अब फायदा होगा। साल 2023 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त ये पुल हो गया था, जिसके बाद अब इसका निर्माण कार्य दोबारा कराया गया है। तो 26 करोड़ की लागत से इस पुल को बना के तैयार किया गया। तो आपको बता दें कि इस पुल के बनने के बाद 40,000 की जो आबादी है उसको फायदा होगा। साल 2023 में बाढ़ से ये पुल ढह गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था। आज कोटद्वार के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे और आज इस पुल की सौगात लोगों को देंगे। तो आपको बताते चले कि 40,000 की आबादी को इस पुल बनने के बाद फायदा मिलने वाला है। तो साल 2023 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुल हो गया था। एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां कोरोना की दस्तक जिला प्रशासन अलर्ट है। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की। आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी करने के निर्देश। उत्तराखंड में 3 मरीजों में वायरस की पुष्टि हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे रहे हैं, जहां उत्तराखंड में भी अब कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। अभी फिलहाल पूरे जिले में 3 मामले मिले हैं आपात स्थिति से निपटने के लिए, लेकिन जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। तो कोरोना की दस्तक जिला प्रशासन अब पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। तो हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभांगी हमारे साथ जुड़ गए। शुभांगी, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि अभी लगभग जो हमारे पास अपडेट आई थी उसमें 3 मरीजों की पुष्टि हुई है और उसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में 3 कोरोना के केसेस अभी तक सामने आए हैं, जिसमें गुजरात, हैदराबाद और मुंबई से ये 3 व्यक्ति जो है उत्तराखंड आए थे, जिसमें से जो मुंबई का व्यक्ति था वो वापस जा चुका है। इसके अलावा जो 2 गुजरात और हैदराबाद से जो यहाँ उत्तराखंड में आए थे, जो पॉजिटिव पाए गए, एक का इलाज जो है ऋषिकेश में चल रहा है, दूसरा जो है होम आइसोलेशन में है। तो कहीं ना कहीं अभी 3 केसेस जो है एक्टिव नजर आ रहे हैं और लगातार इसको लेकर टेस्टिंग भी की जा रही है। जो व्यक्ति बीमार है या जिनमें ऐसे सिम्टम्स देखे जा रहे हैं जो कोविड हो सकता है, उन लोगों के लगातार आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो किए जा रहे हैं। अभी तक देहरादून की अगर मैं बात करूं तो 36 लोगों के टेस्ट जो है वो कराए गए, जिनमें से अभी तक केवल देखिए 3 केसेस जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। इसको लेकर जो प्रशासन है, जो सरकार है, वो भी अब गंभीर नजर आ रही है, क्योंकि हमने देखा था कि इससे पहले जब कोविड हुआ था तो किस तरीके की तस्वीरें जो है पूरे देश में देखने को मिली थी। ऐसे में बीते दिन डीएम सविन बंसल ने भी जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने तमाम दिशा निर्देश उन्हें दिए। उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि जितने भी अस्पताल हैं वहां पर, चाहे वो आइसोलेशन वार्ड हो, चाहे वहां पर आईसीयू बेड्स हो, चाहे वेंटिलेटर्स हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर हो, इन तमाम चीजों की व्यवस्थाएं वहां पर होनी चाहिए। तमाम जो बेसिक दवाइयां हैं वो अस्पतालों में उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि किसी भी मरीज को या तीमारदारों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। ऐसे में हालांकि अभी इतना ज्यादा कोई गंभीर मामले यहाँ पर नहीं है। जो अभी बीमार हैं, जो अभी कोविड पॉजिटिव आए हैं, उनकी स्थिति भी अभी जो है स्थिर बनी हुई है। लेकिन अभी हमें सतर्कता बरतना जो है वो जरूरी हो जाता है, और पहले से ही अगर हम लोग तैयार रहेंगे तो आने वाले समय में पहले की जैसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलेंगी। यही कारण है कि लगातार बैठकें भी की जा रही हैं, अस्पताल प्रशासन को लगातार निर्देशित भी किया जा रहा है। और जो स्वास्थ्य महानिदेशक है, उन्होंने तमाम सीएमओस को भी निर्देशित किया है कि आप सारे हॉस्पिटल्स में निगरानी रखेंगे और लगातार हॉस्पिटल के प्रशासन को निर्देशित करते हुए नजर आएंगे कि वहां पर कोविड से जुड़ी हुई, चाहे वो टेस्टिंग को लेकर हो, चाहे वो बेड्स को लेकर हो, चाहे वो दवाइयों को लेकर हो, आप अपनी सारी तैयारियां पूरी रखेंगे। क्योंकि अगर ऐसे कोई मरीज बढ़ते हैं तो उनके लिए तमाम जो सुविधाएं हैं वो अस्पतालों में उपलब्ध हो सके। बिल्कुल शुभांगी, देखिए पिछली तस्वीरों को देखते हुए अभी सतर्क रहना तो जरूरी है लाजमी तौर पर, लेकिन जैसे कि आपने बताया जो 3 मरीज कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं वो मूल निवासी नहीं है उत्तराखंड के, वो बाहर से आए हुए थे। तो ऐसे में 4 धाम यात्रा चल रही है, तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं 4 धाम यात्रा करने के लिए, उनके लिए क्या कुछ अलर्ट कोई जारी किया गया? उनके लिए कोई गाइडलाइन, वहां पर क्या व्यवस्था है? देखिए अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं एहतियात के तौर पर लगातार ये कोशिश की जा रही है कि, क्योंकि हमने देखा कि 4 धाम यात्रा चल रही है और 4 धाम यात्रा में कोविड के केसेस आने पहले से भी, उससे पहले भी जो टीम्स है, मेडिकल टीम्स, उनको रास्तों में लगाया गया है। जहाँ पे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वहां पर मेडिकल टीम्स मौजूद हैं और उनकी बेसिक टेस्ट, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो या अन्य चीजें हो, वो टेस्टिंग की जा रही है। लेकिन अब जिस तरीके से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और 3 केसेस उत्तराखंड में देखने को मिले हैं, 4 धाम यात्रा में देश नहीं विदेश से भी लोग पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना
कहीं अब सतर्क जो है हमारा प्रशासन भी है, हमारा जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो भी इस वक्त अलर्ट पर है और लगातार जैसे मैंने कहा कि ऐसे लोग जो बीमार हैं या फिर जिन पर ऐसे सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, जिस तरीके से हमने देखा था सर्दी जुकाम बुखार हम देख रहे थे कि कोविड में देखने को मिलता है, इस तरीके के अगर कोई सिम्टम्स मिल रहे हैं तो उनका टेस्ट कराया जा रहा है। और अभी तक जैसे मैंने कहा कि देहरादून में 36 लोगों के टेस्ट कराए गए, लेकिन अभी तक केवल 3 जो है उनमें पॉजिटिव मिले। तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने हाउस ऑफ हिमालयस के कांच का शुभारंभ किया। स्टॉल पर प्रदर्शित उत्पादों का निरीक्षण किया गया। हाउस ऑफ हिमालयस के तहत उपलब्ध विभिन्न स्थानीय उत्पादों की जानकारी ली गई। तो वहीं मंत्री गणेश जोशी ने डिजिटल पेमेंट के जरिए कार्ड से भी खरीदारी भी की। मंत्री जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिजिटल इंडिया मुहिम का उल्लेख करते हुए कहा कि आज गांव की महिलाएं भी तकनीक से जुड़ रही हैं और डिजिटल माध्यम से लेन देन कर रही है, जो एक सशक्त और समावेशी भारत की दिशा में सकारात्मक संकेत है। आगे बढ़ते हैं, बात कोटद्वार की करेंगे, जहां कोटद्वार विधानसभा में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने सम्मानित किया। विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर शुभकामनाएं दी गई। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा, कोटद्वार क्षेत्र के छात्र छात्राएं निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। कोटद्वार को शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के अग्रणी क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा। बहुत आनंद आया क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ कॉलेज में और मैं ये जानती हूँ कि भले ही एक छोटा सा पत्र है लेकिन ये हम सबको बहुत प्रोत्साहित करता है। और मुझे बहुत आनंद आया ये देखकर कि यहाँ 90% वाले बच्चे, 80% वाले बच्चे, लड़कियाँ लड़कियाँ बहुत ज़्यादा थी लेकिन लड़के भी उसमें थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि कोटद्वार जैसे छोटे से शहर से हमारे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं। गुरुजन इतने बढ़िया पढ़ा रहे हैं, स्कूल इतने अच्छे हैं, माँ बाप इतना ध्यान अपने बच्चों पर दे रहे हैं कि वो कोटद्वार में ही नहीं उत्तराखंड में भी मेरिट लिस्ट पे आ रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं बच्चों को देना चाहूँगी और आशा करूँगी कि ये तो शुरुआत है, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। आगे चलकर वो और नाम अपने परिवार का, कोटद्वार का, उत्तराखंड और साथ ही साथ भारत का नाम रोशन करेंगे। 18 सितंबर 2022 को हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार स्थित अपर जिला और सत्र न्यायालय में सोमवार को सुनवाई पूरी हुई। कोर्ट 36 मई को मामले में फैसला सुनाने जाएगा। वहीं बहुचर्चित हत्याकांड में कोर्ट के फैसले पर उत्तराखंड के साथ ही देश के लोगों की निगाहें भी टिकी हुई हैं। उत्तराखंड महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा। जिस तरीके से यौन शोषण की कोशिश की गई, बीजेपी ने वीवीआईपी को बचाने का काम किया। देखो, मेरा न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा और एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश उत्तराखंड का जो न्यायालय है वो करेगा। और हम लोग भी 30 तारीख को वहीं पे रहेंगे। एक बच्ची के साथ जिस तरीके से यौन शोषण की कोशिश करी, एक वीवीआईपी को बचाने की कोशिश जैसे भाजपा ने करी और रातों रात बुलडोजर चलाने का जिस तरीके का काम करा, सबूतों को मिटाने का काम करा, उसके बाद 3 साल पूरा होने वाला है। 3 साल बाद अगर जजमेंट आता है तो हमारे न्यायालय से पूरी उम्मीद ये है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, फांसी की सज़ा मिले, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो और आने वाले टाइम पे उत्तराखंड की बेटियों की तरफ कोई नज़र उठा के ना दे सके। हम लोग ये उम्मीद न्यायालय से कर रहे हैं। उत्तराखंड में अवैध खनन पर सवालों से घिरी धामी सरकार ने खनन से रिकॉर्ड राजस्व का आंकड़ा पेश किया। मुख्यमंत्री कार्यालय से दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य ने पारदर्शी व्यवस्था के जरिए 1100 करोड़ से अधिक राजस्व अर्जित कर खनन क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया। वहीं इस पर कांग्रेस का कहना है कि व्यवस्था इतनी ही पारदर्शी हो गई है तो फिर बीजेपी के ही सांसद और विधायक क्यों अवैध खनन का मुद्दा उठाते फिर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। धामी सरकार में खनन से राजस्व का कीर्तिमान, आंकड़े पर कांग्रेस ने लगाया सवालिया निशान। बीजेपी ने बताया बड़ी उपलब्धि कांग्रेस का तंज। फिर अवैध खनन का मुद्दा क्यों उठा रहे त्रिवेंद्र? उत्तराखंड में अवैध खनन के मुद्दे पर धामी सरकार घिरी हुई है। राज्य में अवैध खनन पर मचे सियासी संग्राम के बीच सरकार ने राज्य में खनन से रिकॉर्ड राजस्व का दावा किया। मुख्यमंत्री कार्यालय से दी गई जानकारी के मुताबिक पारदर्शी व्यवस्था के जरिए 1100 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया गया। सरकार का कहना है कि ई नीलामी, जीपीएस और RFID आधारित ट्रैकिंग, माइन चेक पोस्ट और कठोर निगरानी से अवैध खनन पर लगाम लगाई गई, जिसकी वजह से राजस्व बढ़ा है। वहीं इन आंकड़ों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि राजस्व भले ही बढ़ा हो,
लेकिन अगर व्यवस्था इतनी ही पारदर्शी हो गई है तो फिर बीजेपी के सांसद और विधायक क्यों अवैध खनन बदस्तूर जारी होने की बात कहते फिर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि आंकड़ों की आड़ में सरकार अवैध खनन के खेल पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में इस समय जो खनन की जो आपने देखा होगा, क्योंकि हमारा पूरा जो उन्होंने एक प्रशासन कहीं भी किसी भी प्रकार का जो अवैध जो अवैध जो चोरियां जो होती थी उसको रोकते हुए प्रशासन की कड़ी निगरानी में इस प्रकार का जो 1100 करोड़ का जो इस बार लाभ पहुंचा है, डायरेक्ट सरकार को राजस्व लाभ पहुंचा है, ये बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक ये हमें वो मिली है, उपलब्धि मिली है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री सदन के अंदर कहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर खनन धड़ल्ले से चल रहा है, सरकार उसमें कुछ नहीं कह पा रही है। इनके विधायक मुन्ना सिंह चौहान किस प्रकार से खनन की ट्रॉलियों को खुद पकड़वाने के लिए सड़क पे निकलते हैं, ये जग जाहिर है। और इनकी सरकार कह रही है कि पारदर्शिता पूरे प्रदेश के अंदर चल रही है। स्पष्ट रूप से ये देखने में आया है कि पूरे प्रदेश के अंदर खनन माफिया हावी हो रखे हैं। सरकार का खुला संरक्षण खनन माफियाओं को है और जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। पारदर्शिता की बात कर रहे हैं कि आप जाके देखिए प्रदेश के सारे आप नदियों में जाके देखिए जहाँ खनन हो रहा है, दिन रात अवैध रूप से वहाँ पे खनन हो रहा है। सरकार के मुताबिक राज्य में खनन से राजस्व बढ़ा है, लेकिन अवैध खनन के सामने आते ही मामले और सत्ताधारी बीजेपी के सांसद और विधायक के अवैध खनन पर मुखर होने से विपक्ष को सरकार पर हमले का मौका मिल रहा है। पहले बीजेपी के हरिद्वार सांसद और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा में राज्य के 4 जिले देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में अवैध खनन का मुद्दा उठाया और फिर विकास नगर से बीजेपी के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने अवैध खनन का मामला पकड़ा। मुन्ना सिंह चौहान ने मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों को भी जमकर फटकार लगाई, जिस पर खूब बवाल मचा। और यही वजह है कि कांग्रेस धामी सरकार को ये कहते हुए घेर रही है कि सरकार आंकड़ों की आड़ में अपनी नाकामी नहीं छुपा सकती। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। देहरादून के कई इलाकों में विकास के नाम पर लगातार सड़कों को खोदा जा रहा है। एक काम पूरा होने के बाद दूसरे काम के लिए फिर से सड़क को खोद दिया जाता है, जिस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। पूरे मामले में बीजेपी विधायक खाजान दास ने इंजीनियरों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि हमारे इंजीनियरों की कमी है कि एक ही बार में काम को पूरा करने का कोशिश नहीं करते। राज्य सरकार के पैसे की भी बर्बादी हो रही है। ये हमारे कहीं ना कहीं इंजीनियरों की कमी है कि एक ही बार एक काम को निपटाने की कोशिश नहीं करते। सड़क बनती है, सड़क खुदती है, ये ठीक बात नहीं है। इसमें पैसे का बर्बादी होती है और कुल मिलाकर के देखा जाए इसको हमको रणनीति के तहत काम करना चाहिए। यदि आपको लाइन खोदना है तो उसमें क्या क्या आप भविष्य में क्या कर सकते हैं, कम से कम 50 साल बाद की योजनाओं को देखना चाहिए और उसकी आबादी को देखते हुए आपको योजना बनानी चाहिए। हम इतना पैसा हम बर्बाद कर रहे हैं। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां प्रीमियम विस्की त्रिकाल को लेकर संत समाज में गहरा आक्रोश है। संतों का कहना है कि त्रिकाल शब्द सनातन धर्म से जुड़ा एक पवित्र और आध्यात्मिक अर्थ है, जिसे शराब जैसे उत्पाद के साथ जोड़ना बुरी तरह गलत है। तीर्थ पुरोहित उज्ज्वल ने विरोध दर्ज कराते हुए कहा, हिंदू धर्म की आस्था का अपमान है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंडित उज्ज्वल ने चेतावनी भी दी कि कंपनी में विस्की का नाम नहीं बदला तो संत समाज सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा। हमेशा अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए इस प्रकार की योजनाओं का निर्माण करते हैं जिससे कि हमारा प्रोडक्ट भी बिक जाए और चूंकि जितना विवादित होगा, जितनी चर्चाएं होंगी, उतना अट्रैक्ट होगा। मुझे आश्चर्य होता है कि रेडिको खेतान जैसी बड़ी कंपनी के लोग इस प्रकार धार्मिक हिंदू धर्म से रिलेटेड नामों को अपनी शराब कंपनी को शराब प्रोडक्टों को अपना नाम देकर, धार्मिक नाम देकर अगर शराब बिक्री का प्रयास कर रहे हैं तो ये बहुत आक्रोश कर देने वाला है। त्रिकाल का नाम रखा गया, एक शराब का प्रोडक्ट पेश किया है।
हम कठोर से कठोर निंदा करते हैं और श्री अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष होने के नाते ये जो त्रिकाल इन्होंने शराब बनाई है, इसका ब्रांड नाम रखा है, इसे हटा दीजिए, क्योंकि ये चीज हमारे कहीं ना कहीं युवक बच्चों के मन में भी आक्रोश पैदा होगा। ये चीज बननी नहीं चाहिए। हमारे संस्कार और संस्कृति से खिलवाड़ ना करें। ये भारत सरकार से निवेदन है, तत्काल इसके ऊपर बैन लगाए, इसका नाम चेंज हो। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के बाद आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला दल हल्द्वानी से रवाना हो गया। पहले दल में 19 श्रद्धालु शामिल हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित आदि कैलाश की यात्रा का पहला पड़ाव भीमताल होगा। यात्री कैची धाम, काकड़ी घाट और जागेश्वर मंदिर से होते हुए आगे बढ़ेंगे। यात्रा के दौरान पर्यटकों को अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के अलग अलग प्राचीन मंदिरों के दर्शन करने का मौका मिलेगा। इस साल यात्रा में धार्मिक आस्था के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करने वाले यात्रियों की अच्छी संख्या देखने को मिल रही है। आदि कैलाश यात्रा में जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाओं का भी ख्याल रखा गया है। शिव की जो एक के प्रति जो लोगों की आस्था है, और साथ ही साथ जो है कि कैलाश मानसरोवर जो रूट है उसी रूट पे जो है कि अपना आदि कैलाश पड़ता है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी जब पिथौरागढ़ गए थे तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने जो मानसखंड की बात की थी, तब से पूरे देश के ही नहीं अपितु विदेश से भी लोग आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारा सौभाग्य ये भी है कि जो बहुत लंबे समय से हमारी कैलाश मानसरोवर की यात्रा रुकी हुई थी, वो भी इस साल से प्रारंभ होने जा रही है, और उसमें भी जो है कि सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जाएंगे। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि आदि कैलाश ओम पर्वत की जो यात्रा है वो एक तरह से अपने चरम पर है। मौसम लगातार करवट बदल रहा है। इसके बाद भी चारधाम यात्रा में श्रद्धालु की संख्या में कोई कमी देखने को नहीं मिली। लगातार तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में अब तक 4,70,109 श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन किए। गंगोत्री धाम में बरसात का मौसम बना हुआ है, इसके बावजूद भी श्रद्धालु वहां पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। जय गंगा मैया। आज यहाँ पर बरसात का मौसम बना हुआ है, काफ़ी तेज़ यहाँ पर बारिश हो रही है। फिर भी इस बारिश में श्रद्धालुओं में बहुत उत्साह है और बहुत उत्साह के साथ माँ गंगा के दर्शन में लोग लाइनों में लगे, घंटों से लाइन में लगे हैं। और तमाम उनके लिए यहाँ पर टीन सेट की भी व्यवस्था की गई है ताकि यात्रियों को जो बरसात से जो है सुरक्षा मिले। और तमाम दर्शक जो है माँ भगवती गंगे के दर्शन और पूजा पाठ करवा रहे हैं। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। अगली खबर टिहरी से है, जहां बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए एसएसपी आयुष अग्रवाल ने सभी थाना प्रभारियों को आपदा उपकरणों की सफाई के लिए निर्देशित कर दिया है। आपदा उपकरणों का प्रयोगात्मक परीक्षण किया गया है। थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों, होमगार्ड, पीआरडी के जवानों को आपदा उपकरणों को चलाने का प्रयास कराया गया। जो उपकरण ठीक नहीं है उनकी लिस्ट बनाकर जिला मुख्यालय भी भेजी जा रही है। देहरादून में चलती कार में बारातियों को हुड़दंग करना महंगा पड़ गया। कुछ युवक कार की छत और गाड़ियों से बाहर निकलकर जान जोखिम में डाल रहे हैं। वीडियो का संज्ञान लेकर एसएसपी दून ने तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दून पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी गाड़ियों को चिन्हित कर सीज कर दिया है। रानीखेत में मिशन इंटर कॉलेज के सभागार में चित्रकला प्रदर्शनी का छावनी परिषद के सीईओ कुणाल रोहिला ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्रचारक सुनील मसीहे ने की। उन्होंने बता दें आपको कि पर्वतीय क्षेत्र की एपड़ कला को चित्र करने के लिए जागेश्वर महादेव मंदिर की कला पर आधारित सीमेंट पेरिस प्लास्टर से निर्मित बहुत सुंदर मंदिर भी दर्शनीय था। इसकी बेस फॉर्म वही है, जैसे शिवपीठ का है, वो लक्ष्मी चौकी का है, इसका बाकी और उसमें तो कॉलेज के सभागार में लगी चित्रकला का प्रदर्शनी। तो ये आपको बताते चले कि सीईओ कुणाल रोहिला ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। जहां पुरानी चीजों की प्रदर्शनी लगाई गई तो चित्रकला की प्रदर्शनी थी जो कॉलेज के सभागार में लगाई गई।
चारधाम यात्रा के दौरान सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई। साथ ही रेट्रो साइलेंसर वाली 2 मोटरसाइकिलों को सीज भी किया गया। वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने, ओवर स्पीड और शराब पीकर वाहन नहीं चलाने की सख्त हिदायत दी गई। तो गंगोत्री राजमार्ग पर यह चेकिंग अभियान चलाया गया। जो भी सड़कों के नियमों का पालन नहीं करते हैं उन पर अब चालानी कार्रवाई पुलिस करने के लिए तैयार है। यानी कि शराब पीकर बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाना या किसी हेलमेट के बिना सड़कों पर उतरना, उन सभी पर अब पुलिस कार्रवाई करेगी। तो जगह जगह यह अभियान चलाया गया और गंगोत्री राजमार्ग पर यह चेकिंग अभियान पुलिस ने चलाया। तो जो भी लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे उन पर अब पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। तो वाहन चालकों के विरुद्ध अब पुलिस एक्शन मोड पर नजर आ रही है। अगली खबर विकासनगर से है, जहां ग्राम पंचायत छरबा से संस्कार भारती की ओर से महिलाओं को सिलाई मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। गुलाब ग्राम संगठन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की लगभग 250 महिलाओं को उनकी मांग अनुसार सिलाई मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। इन सिलाई मशीनों से कपड़े तैयार कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उनकी आजीविका बढ़ाने में काफी सहायता मिलेगी। तो जो भी महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं, उनके लिए एक बड़ा कदम है, जहां गुलाब ग्राम संगठन छरवा की ओर से ये महिलाओं के लिए कदम उठाया गया। महिलाओं की आजीविका बढ़ाने में इसके बाद अब मदद मिलेगी। संस्कार भारती ने उपलब्ध सिलाई मशीनें कराई, जिसके बाद अब जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर होंगी। तो आपको बता दें कि 250 महिलाओं को मशीनें वितरित की गई। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी जिस तरीके से चेंज हो रही है और यहां बाहर से आए लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, उनका सत्यापन होना जरूरी है। नरेश बंसल ने कहा कि वेरिफिकेशन के दौरान पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप भी सामने आए हैं, इसलिए सबकी जांच के लिए वेरिफिकेशन होना जरूरी है। के लिए सत्यापन बहुत आवश्यक है। पहले से भी ये मांग थी कि उत्तराखंड में डेमोग्राफी बदल रही है, अनेक लोग बाहर के दिखाई पड़ते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या है, उनके बारे में पता चलना चाहिए। और सत्यापन हुआ तो उसमें ऐसे लोग भी पकड़ में आए हैं जो जिनके पास वैलिड दस्तावेज नहीं है और वो यहाँ रह रहे हैं। कुछ के ऊपर पाकिस्तान की जासूसी करने के भी आरोप सामने आए हैं। तो इन सब की जांच होना जनहित में है, सबके हित में। पूर्व सीएम हरीश रावत लगातार सोशल मीडिया पर जुम्मे की नमाज और यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठा रहे हैं। साथ ही इन मुद्दों के तहत राज्य सरकार को घेर भी रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने हरीश रावत के बात का पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जुम्मे की नमाज हो या मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा हो, बार बार हरीश रावत इन मुद्दों को उठाकर जनता के बीच जिंदा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जनता ने उनको बार बार नकारा है और इसलिए ये उनकी पीड़ा है जो रह रह कर बाहर निकल रही है। मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा मीडिया वाले जानते होंगे कि सुर्खियों में कौन ला रहा है। जुम्मे की नमाज हो या यूनिवर्सिटी हो, बार बार माननीय हरीश रावत जी जनता को याद दिलाने का काम कर रहे हैं और आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं। रोज तो आप कह रहे हैं पर्दाफाश करेंगे, झूठ का पर्दाफाश करेंगे, यानी कि वो अपने ही झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। हमने कई बार उनको वो पत्र दिखा दिया जो जुम्मे की छुट्टी का उनका पत्र, शैलेश भगोली जो उनके सचिव थे उनका वो पत्र जारी हुआ है, उसको भी वो झुटलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन खैर ये बात सारी छोड़ दीजिए। माननीय हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री और बहुत ही समझदार और सीनियर लीडर है, उसके बावजूद भी रोज एक ही मुद्दे को उठा करके वो जनता के बीच में उसे जिंदा रखना चाहते हैं और अपने आप को झूठ की बुनियाद पर एक बार फिर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने उनको बार बार नकारा है और इसीलिए ये पीड़ा है, ये दर्द है उनका। और बार बार वो यूनिवर्सिटी और जुम्मे को लेकर के सोच रहे हैं कि हम जो है दोबारा एक बार फिर 27 में स्थापित होने का काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, विकास कार्य कर रही है। पुष्कर सिंह धामी जी के किए गए कार्यों के ऊपर जनता मोहर लगाने का काम कर रही है और 2027 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस उत्तराखंड के अंदर बनेगी। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही।